ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम बायोलॉजी की क्लासेस पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी की क्लास के पिछली वीडियो में हमने देखा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जो प्रथम जीव बना वो कैसे बना, इसके बारे में हमने पढ़ाई की। साथ में हमने देखा कि जीवधारियों के क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे मूवमेंट करना, रिप्रोडक्शन करना, सेंसिटिविटी शो करना, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें। और हमने देखा कि कोशिका क्या होता है, ऊतक क्या होता है, अंग क्या होता है, शरीर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने पढ़ा। कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था कि कोशिका जो होती है वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कि मतलब जो सबसे छोटा सजीव के अंदर कोई भी चीज़ सबसे छोटा होता है वो होता है सेल, और सेल को ही हम बोलते हैं कि ये सबसे छोटी कोशिका होती है जो कि जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम इसी को फर्दर लेवल पे ले जाकर कोशिका को डिस्क्राइब करेंगे। कोशिका के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को, वो भी बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहले तो हम लोग देखते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से पदार्थ विद्यमान होते हैं, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं, उसमें होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है, जैसे आपको पता है कि ये बाह्य आवरण होता है जो प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज़ को बाहर से अंदर जाने के लिए। तो सेल को की जो आउटर लेवल की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। दोस्तों, पहले हम एक एक करके नेम उसका देख लेते हैं, फिर अभी आगे हम इसको डिस्क्राइब करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें होता है कोशिका झिल्ली और होता है कोशिका द्रव्य। बहुत सारे पदार्थ होते हैं, वो सभी कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर, रिक्तिका होता है, और क्या क्या होता है, सेंट्रोसोम, केंद्रक, केंद्रक के भी अंदर जाएंगे तो केंद्रिका होता है, अंतरा प्राद्रव्य जालिका होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी काय होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि एक कोशिका के अंदर होता है। जो कोशिका आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है वो जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये था जंतु कोशिका। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या होती है, तो ये जो अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आपकी है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में भी वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं, रिक्तिका, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय। और इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ पाई जाती है वो पाई जाती है कोशिका भित्ति, जिसे कहते हैं सेल वॉल। जो पेड़ इतने हार्ड होते हैं बाहर से, वो इसी कोशिका भित्ति के कारण ही होते हैं। ये केवल और केवल ट्रीज़ में, प्लांट्स में, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। और बाकी जितने भी सजीव होते हैं वो बाहर से इतने हार्ड नहीं होते, लेकिन ट्रीज़ वगैरह क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सेल वॉल। तो अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अब हम इन सभी एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले कोशिका क्या होती है, पहले भी हमने पढ़ रखा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि कोशिका विज्ञान। अब देखते हैं कोशिका। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें से वे सभी क्रियाएं होती हैं जिसे सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। रचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक, ये तो इकाई होती ही है। इसके साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ये छोटे से छोटा संगठित रूप है उन सभी पदार्थों का जिनसे जीवन की क्रियाएं होती हैं। जो जीवन की असली क्रियाएं होती हैं वो इन्हीं सेल्स के अंदर होती हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, सेलुलार शब्द से, और ये है लैटिन वर्ड जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। सेलुला का मतलब क्या होता है, एक छोटा कमरा। तो यानी कि सेल क्या हो गया, हमारा एक कमरे के जैसा होता है। और जब कोई कमरा होता है तो उसके अंदर कुछ वस्तुएं होती हैं, वो वस्तुएं हमारी क्या हो गई, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें। ठीक है। कुछ सजीव जैसे जीवाणु, अमीबा,
आदि इनके शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं। अगर हम बात करें जीवाणुओं की, बहुत सारे जीवाणु होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम सूक्ष्म होते हैं, हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। जीवाणु हो गए, अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, ये सारे एक कोशिकीय हैं। ये केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा बहुकोशिकीय भी होते हैं। दो तरीके से होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय होते हैं वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और बहुकोशिकीय होते हैं वो एक से ज़्यादा कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो बहुकोशिकीय में हम कौन आते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, डॉग्स हो गए, जो एनिमल जितने भी सारे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे आते हैं बहुकोशिकीय में। यानी हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स मिलके एक इंसान बनता है। तो ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक, इन्होंने करी थी, रॉबर्ट हुक ने, और 1665 ईस्वी में करी थी। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर ही होती हैं। सब ये मैंने अभी आपको बताया पहले कि जितनी भी जैविक क्रियाएं वो सारी की सारी कहाँ होती हैं, इन्हीं कोशिकाओं के भीतर होती हैं। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। यह सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती हैं। अभी जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक्स कहते हैं ना कि मतलब डीएनए, आरएनए, ये सब जो हम पता करते हैं, तो जो जेनेटिक्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इसी कोशिका के अंदर ही होती है। आनुवांशिक सूचना कोशिका के ही अंदर होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी होती रहती है। तो आप देख सकते हैं कोशिका कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कोशिकाओं का विभिन्न अध्ययन कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी कहलाता है। इसे सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, यानी कोशिका जैविकी। कोशिकाएं सजीव होती हैं तथा वे सभी कार्य करती हैं जो सजीव प्राणी करते हैं। कोशिकाएं क्या होती है, सजीव होती हैं। श्वसन करना, प्रजनन करना, ये सारे काम होते हैं ना सजीव के, हमने पढ़े थे, लक्षण के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो ये सारे काम हमारी कोशिकाएं भी करती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कोशिकाएं सजीव होती हैं। इनका आधार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, बहुभुजीय आदि प्रकार की होती हैं। अगर इसकी हम बातें करें तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, बहुत सी तरीके से होते हैं। जैसे गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, स्तंभ की तरीके से हो सकता है, और बहुभुजीय हो सकता है। ये सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन होते सारे के सारे अति सूक्ष्म ही हैं। जब सबसे छोटा पार्ट होता है पूरे सजीव काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कोई भी बर्ड है, एनिमल है, या फिर ह्यूमन है। ह्यूमन को आप देख सकते हैं, तो ह्यूमन की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है वो सेल से मिलके बना होता है। तो सेल अति सूक्ष्म होता है, इसको आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब देखते हैं कि को एक्सप्लेन करके। सबसे पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है, यानी कि सेमी परमिएबल लाइफ मेम्ब्रेन है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य को घेर कर रखने का कार्य यही कोशिका झिल्ली करती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर बना होता है। 3 लेयर्स होती हैं इनके अंदर, जिनमें से बाहरी और भीतरी लेयर जो होती है वो प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, और जो बीच वाली परत होती है वो लिपिड या फिर वसा से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो बाहर और भीतर वाला प्रोटीन से मिलकर बना होता है और बीच वाला वसा से मिलकर बना होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये पूरा नियंत्रण करती है कि कौन सी पदार्थ बाहर से अंदर जाना है कोशिका के, कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर से निकल के बाहर जाना है, वेस्ट मटेरियल वगैरह। तो ये झिल्ली इस चीज़ को मेंटेन करती है। अर्धपारगम्य होती है, कोशिका जिसको चाहती है अंदर लेती है, जिसको चाहती है अंदर से बाहर भेजती है। अब अगला देखते हैं कोशिका भित्ति। ये मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ये मनुष्यों में, इंसानों में नहीं पाई जाती। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी बनी होती है तो आपको बताना है सेल्यूलोज। यह बाहर की ओर पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, बाहर की ओर। अगर आपको फिगर याद हो जो मैंने आपको दिखाया था तो उसमें आपने देखा होगा कि ये बाहर की ओर पाई जाती है। ठीक है, यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायता करती है। तो अभी आपने देखा कि जैसे जो पेड़ वगैरह होते हैं वो कितने हार्ड होते हैं, उनकी एक निश्चित आकृति होती है,
तो वो आकृति इसी कोशिका भित्ति के कारण होती है। ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं और ये किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर शेप दे पाने में सक्षम होते हैं और ये बाहर की ओर पाए जाते हैं। तभी भी जब हम इन्हें छूते हैं तो ये बहुत ही हार्ड दिखाई देते हैं। अगला आता है जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मतलब क्या होता है? मैटर। जीव का मतलब क्या होता है? लिविंग। तो यानी जितने भी लिविंग मैटर होते हैं उसके, जो भी कोशिका भित्ति के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं कोशिका के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये कोशिका का श्वसन स्थल है। क्या है? श्वसन स्थल। और ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यही होता है। तो जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है वो कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। इससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो क्या होता है, जब यहाँ श्वसन होता है, श्वसन का मतलब ही होता है कि एनर्जी में बदलना। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको दहन करते हैं और उसको क्या करते हैं? ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे कि आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। खाना आप खाते हैं और सांस लेते हैं तो इससे क्या होता है? सेल के अंदर जाता है वो सांस और सेल उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं। यहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? व्हाट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें से अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? यह राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है और प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है और प्रोटीन संश्लेषण द्वारा प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ये जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का निर्माण करती है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा अभी हमने ऊपर देखा था पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ऐसे ही राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है? यह सूक्ष्म गोल और इकहरी झिल्ली से घिरी थैलीनुमा रचनाएं होती हैं। ठीक है, गोल होती है, थैलीनुमा रचना होती है ये। इसका प्रमुख कार्य होता है बाहर से आने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विषाणुओं का पाचन करना। तो जो बाहर से कोई भी पदार्थ अंदर चला आता है इसी सेल के अंदर, तो इसका काम होता है कि उसको विषाणुओं को पाचन करना, ये विषाणुओं को खा जाता है। अतः एक प्रकार से कोशिका की कचरा निपटान प्रणाली है। ठीक है, जो गार्बेज मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? अंदर कोई भी चीज़ें खराब आ गई, सेल के अंदर कोई भी चीज़ें खराब आ गई वो तो सेल को मार डालेंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कोई वायरस कई बार आ जाता है जब शरीर के अंदर, तो वो सेल के अंदर सेलों पर अटैक करता है। और अगर इसके अंदर ऐसी कोई कॉन्सेप्ट ना होता, लाइसोसोम वगैरह ना होता, तो छोटी से छोटी बीमारी होती वो बहुत ही घातक हो जाती। लेकिन अभी क्या होता है कि जब कोई भी वायरस हमारे अंदर जाता है तो लाइसोसोम वगैरह इनको मारने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम में क्या होता है? ये विषाणुओं का पाचन करते हैं। अतः एक प्रकार से कोशिका की कचरा निपटान प्रणाली है। इसमें 24 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। इस छोटे से लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? 24 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन आप पूछा जाएगा एग्जाम में कि कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो आपको बोलना है लाइसोसोम। क्यों कहते हैं? आपको आंसर पता चल गया है, क्योंकि ये आत्मघाती थैली होती है। इसका मतलब है कि ये मतलब कीटाणुओं वगैरह को मार देती है। कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर ये फट जाती हैं। अगर कोशिका के अंदर कोई भी वायरस, ऐसा वायरस पहुंच जाता है जिसको ये मार नहीं पाती है, तो ये क्या करती है? स्वयं को क्षतिग्रस्त कर देती है। ठीक है, एंजाइम स्वयं की ही कोशिका को समाप्त कर देते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो स्वयं की कोशिका को ही समाप्त कर देते हैं। तो लाइसोसोम आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्या है? गोल्जी काय। गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडीज, यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है। यह कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की थैलियों के रूप में पैकिंग की जाती है। तो अब दोस्तों आपने देखा
कि एक तरीके से बहुत बड़ा मैनेजमेंट हो रहा है। कोशिका एक छोटा सा होता है, सबसे छोटा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कितने सारे काम हो रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गोल्जी बॉडीज़ का भी एक बहुत ही मेन रोल आता है कि यहाँ पे जो कोशिका और प्रोटीन होते हैं उन सभी पदार्थों को और इनके जैसे बहुत सारे पदार्थों को थैलियों के रूप में पैकिंग की जाती है। यहाँ क्या होता है, थैलियों के रूप में पैकिंग की जाती है और उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाता है। जो उसको दूसरी कहीं पर भेजना होता है तो वो यहीं से भेजे जाते हैं। और कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर भी निकाला जाता है और कोशिका से बाहर भी निकालने का काम यही गोल्जी काय से होता है। तो इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कोशिका का यातायात प्रबंधक इसको कहा जाता है। यहाँ पे पैकिंग होती है कोशिका और संश्लेषित प्रोटीन वगैरह की और इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी जाता है। कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करती है और गोल्जी काय क्या करती है, कोशिका भित्ति का और लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। कोशिका भित्ति आपको पता है पादप कोशिका में पाई जाती है जिसके कारण वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल पाता है। और लाइसोसोम तो अभी मैंने आपको बताया ही, ये आत्मघाती थैली यानी कि ये विषाणुओं का पाचन कर लेती है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है गोल्जी काय। अब देखते हैं केंद्रक, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अवयव होता है जो कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। एक तरीके से ये कौन होता है, डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ये प्रबंधक के रूप में कार्य करता है कोशिका। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है किसी भी कोशिका के अंदर। अगर कोशिका में केंद्रक खत्म हो गया मतलब पूरा कोशिका खत्म हो गया। कोशिका में धागे जैसी संरचना वाला पदार्थ भरा होता है जो प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। इसमें एक धागेनुमा पदार्थ होता है जो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए आपको पता ही है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या काम करता है मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। क्रोमैटिन कहलाता है। तो जो धागे जैसी संरचना होती है ना वो क्या होती है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में क्या होता है, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है ये सारी चीज़ें। तो वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के वाले गुणसूत्रों का निर्माण यही क्रोमैटिन से होता है। क्रोमैटिन से ही वंशानुगत गुण जो होते हैं, मतलब फादर वाले जो गुण होते हैं वो बच्चे में जाते हैं, बच्चे के गुण उससे अगले जनरेशन में जाते हैं। तो ये जो एक क्वालिटी को अगले क्वालिटी मतलब उसी अगली पीढ़ी तक ले जाने का जो कार्य होता है वो यहीं पे होता है, इसी क्रोमैटिन से होता है। ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं क्रोमैटिन, केंद्रक के अंदर, डीएनए वगैरह यहीं पे पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारे सेल होते हैं, सेल में कितने सारी चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, कितने सारे चीज़ें होती हैं, जीव द्रव्य होते हैं और उन्हीं जीव द्रव्य को हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करके भी पढ़ लिया। ठीक है। तो अब आपसे आई होप एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और हर क्वेश्चन का सही उत्तर देके पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और दोस्तों आप नोट्स जरूर बनाइए। जो भी मैं पढ़ाता हूँ अगर आप उसका नोट्स नहीं बनाते हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि नोट्स से क्या होता है आप जो भी लिखते हैं आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे देखते हैं। कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। दोस्तों एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता है ये रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। अब ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका जीव कौन सी है तो आपको बताना है जीवाणु है एक जिसका नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ये एक जीवाणु है जिसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है तो आपको बताना है कि शुतुरमुर्ग के अंडे की। जो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी क्या होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। जो ये हमारा है वो सबसे छोटी कोशिका है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ और मैं इसको लिख रहा हूँ। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो आपको बताना है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। हमारे शरीर में अगर आता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने किया था। तो अभी हमने देखा कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन जो कोशिका सिद्धांत है इसका प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने किया। ये नाम आप याद रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान। तो इन्होंने कुछ मुख्य बातें बताई जो कि इस प्रकार हैं। ये मुख्य बातें आप देख सकते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जितने भी जीव हैं पूरे वर्ल्ड में
वो सारे के सारे किसी न किसी कोशिका से मिलकर बने। तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन्होंने दूसरी बात ये बताई कि जितने भी जीव होते हैं वो या तो एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक एक कोशिका क्या है? एक स्वाधीन इकाई है। यद्यपि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। इन्होंने बताया कि जो हर कोशिका होती है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। हालांकि वो टीम वर्क करती हैं, साथ में मिलकर काम करती हैं, लेकिन वो सब के सब अपने आप में स्वाधीन इकाई होती हैं और सारे के सारे कलेक्टिवली क्या करती हैं? जीव का निर्माण करती हैं। और चौथा पॉइंट उन्होंने बोला, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी कि क्रिएटर होता है। केंद्रक के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो केंद्रक जो होता है वो मुख्य अभिकर्ता होता है किसी भी कोशिका के अंदर। ठीक है। अधिकांश कोशिकाओं का व्यास 0.1 माइक्रोन यानी कि 1 मिलीमीटर को अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर दें, मिलीमीटर तो वैसे ही बहुत छोटा होता है, तो 1 मिलीमीटर को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो वो बनता है 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन से 1 मिलीमीटर, ठीक है, वहाँ तक का होता है, इतना बड़ा हो सकता है एक कोशिका। ठीक है। कोशिकाओं का जो व्यास होता है वो 0.1 माइक्रोन से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच का होता है। कोशिकाएं गोलाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, लंबाकार, घनाकार, बेलनाकार, नालाकार, बहुभुजा प्रकार की, चपटी व फीते के समान व तस्तरीनुमा होती हैं। इतनी सारी तरीके से हमारी कोशिकाएं हो सकती हैं। कोशिकाओं, ठीक है। अब देखते हैं, कोशिकाओं की संख्या जीवों के आकार पर भी निर्भर करती हैं। ठीक है। यह छोटे जीवों में कम तथा बड़े जीवों में अनगिनत होती हैं। जैसे हाथी बेल में क्या होती है? अनगिनत होती है। हमारे शरीर में भी अनगिनत होती हैं। तो ये जितना बड़ा जीव उतनी ज़्यादा कोशिका, जितना छोटा जीव उतने कम कोशिका, यानी कि ये उनके आकार पर डिपेंड करती है। अगला देखते हैं, मनुष्य में अनुमानतया 10⁻14 यानी कि 1000 खरब कोशिकाएं होती हैं। सोच सकते हैं कितनी कोशिकाएं हैं, और सारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं, और जब प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छे से कार्य करती हैं तो आप एक स्वस्थ मनुष्य होते हैं। ठीक है। तो कोशिकाएं कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी देखते हैं इनके प्रकार। कोशिकाओं के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार में इनको बांटा गया है। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? एक ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक काफ़ी प्रिमिटिव तरह का होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक को अगर हम लोग आगे इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो प्रो का मतलब यहाँ प्रिमिटिव है, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस यानी कि आद्य यानी कि प्रवीण। जब बहुत ही प्राचीन तरीके का न्यूक्लियस होता है किसी का तो उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। फिर से देखते हैं, यह एक ऐसी कोशिका होता है जिसका केंद्रक काफ़ी प्राचीन तरीके का होता है। ठीक है। उस तरह के सेल को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो अगर आपसे पहले तो एग्जाम में पूछा जाता है, कोई लिखित परीक्षा होती है, आपसे पूछा जाता है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक काफ़ी प्राचीन तरीके का होता है वो प्रोकैरियोटिक कहलाता है। इसके बाद देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनके 3 लक्षण हो सकते हैं। कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि क्या होती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को ही कहते हैं ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सॉरी कोशिका झिल्ली तो अलग हो गया। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का मतलब होता है केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक होता है इसका, इसके बाहर का जो आवरण होता है, केंद्रक के बाहर का आवरण, कोशिका के बाहर की आवरण को तो हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, लेकिन जो केंद्रक के बाहर का जो आवरण होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये एब्सेंट होती है। जो 3 प्रकार के लक्षण हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि जो केंद्रक झिल्ली होती है वो एब्सेंट होती है, केंद्रक झिल्ली होती ही नहीं है। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रीमिटिव यानी अर्ध विकसित होता है। दूसरा तो ये है कि चलो ठीक है नहीं, लेकिन दूसरे वाले में होती है लेकिन अर्ध विकसित होती है, पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होती है। और तीसरा क्या होती है? रूडिमेंट्री यानी केंद्रक झिल्ली जगह जगह से टूटी होती है। ठीक है। झिल्ली क्या है? टूटी हुई है। तो मतलब आप ये देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक वो है जिसके केंद्रक की जो झिल्ली है इसमें डिफेक्ट होता है, या तो होती ही नहीं है, होती है तो अर्ध विकसित होती है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है, या फिर तीसरा तरीका ये है कि ये क्या होती है? जगह जगह से टूटी होती है।
ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। आपको कई बुकों में मिलेंगे कि प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, ये भी आप देखने को मिलेंगे। उनके हिसाब से केवल एक ही कैटेगरी होती है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक होता है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि नहीं होता है, उसके साथ साथ अगर अर्ध विकसित है या जगह जगह से टूटी हुई है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है, तो उससे भी हम प्रोकैरियोटिक ही कहेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पता ही है, ये छोटा सा फिगर बना हुआ है नोट, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कोशिका है अंडाकार और इसके अंदर एक न्यूक्लियस यानी कि एक केंद्रक है। केंद्रक के चारों तरफ आप एक गोल आकृति देख सकते हैं। ये क्या है? एक आवरण होता है, यानी कि इसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली केंद्रक को चारों ओर से घेर कर रखती है और प्रोटेक्ट करती है। केंद्रक झिल्ली का काम क्या होता है कि केंद्रक को बचा के रखना, क्योंकि केंद्रक को अगर कुछ हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे मेन पार्ट होता है ये। तो केंद्रक को बचा के रखने का काम ये केंद्रक झिल्ली करती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे आगे। तो अभी हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो भी हमने देखा ही नहीं। सबसे पहले बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी, ठीक है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, किसके? प्रोकैरियोटिक के। तो ठीक है, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप ये बता सकते हैं। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, यूकैरियोटिक। इसमें क्या होता है? ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक पर लगा केंद्रक झिल्ली पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होता है, उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करके देखें, यू इसका मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी कि ऐसा मतलब ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूरी तरीके, इसका जो केंद्रक झिल्ली होता है वो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होता है, उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे होता है एल्गल सेल, यानी जो शैवाल की कोशिका होती हैं, ठीक है। फंगल सेल यानी कवक की कोशिका, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो ये सारी जो होती हैं ये पूर्ण विकसित होती हैं, इसीलिए इसको यूकैरियोटिक कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, ठीक है। बैक्टीरिया सबसे मतलब एक तरीके से क्या होते थे? प्रोकैरियोटिक होते थे। एल्गी क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो इनके बीच की जो कनेक्टिव लिंक है, अभी हमने पढ़ा था ना ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने पढ़ा था कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब अर्धविकसित। और जो ये हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें होता ही नहीं था केंद्रक झिल्ली। इसके बाद में जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? एल्गी क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। तो बस खाली एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कनेक्टिव लिंक है, वो बीच में आता है बैक्टीरिया के और एल्गी के, यानी कि प्रोकैरियोटिक के और यूकैरियोटिक के, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? साइनोबैक्टीरिया। आप देख सकते हैं फिगर में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, और आप बोल सकते हैं दिस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी। प्रोकैरियोटिक सेल धीरे धीरे डेवलप होकर यूकैरियोटिक सेल में बदल गए। प्रोकैरियोटिक क्या हो गए? अपने सेल मेम्ब्रेन को धीरे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को धीरे के धीरे उसको डेवलप करते चले गए, और क्या बन गए? प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बन गए, ठीक है। अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हम वर्गीकी कहते हैं हिंदी में। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, टैक्सो का मतलब होता है ग्रुप, और नॉमी का मतलब होता है नेमिंग, यानी इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनका वर्गीकरण करना तथा नाम रखना, ये सारी चीज़ें टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण करना और नाम रखना, ये कहलाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से जीवों की स्टडी करने में बहुत ही सहायता मिलती है। जब आप किसी की जीवों के बारे में पढ़ते हैं तो टैक्सोनॉमी से बहुत ही हेल्प मिलती है। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, कैट फैमिली का है, फिश फैमिली का है, डॉग फैमिली का है। तो उसमें क्या होता है, जब किसी भी चीज़ में हम उसे ग्रुप कर देते हैं कि आप इस ग्रुप के मेंबर हो, तो उससे उनके पढ़ने में बहुत ही आसानी मिलती है, हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी यहीं पे आता है, ग्रुप नेमिंग, ठीक है।
तो सजीवों की जो अध्ययन होता है उसमें बहुत ही सहायता मिलती है इस टैक्सोनॉमी के कारण। अभी देखते हैं टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी 3 चरणों से पूरा होता है। कौन कौन से चरण हैं? पहला आइडेंटिफिकेशन यानी उसका पहचान करना, दूसरा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना, और तीसरा नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करना। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल आप चले देखते हैं, अगर आप मार्केट में कहीं घूम रहे हैं या जंगल में कहीं घूम रहे हैं और आपको एक अजीबोगरीब जानवर दिखा, ऐसा जानवर दिखा जिसको आज से पहले आपने कभी देखा ही नहीं था, एक दिखने में बिल्कुल एलियन क्रिएचर लग रहा है, वो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, कैट फैमिली में रखें, डॉग फैमिली में रखें, थोड़ा सा वो इंसान की तरीके से भी दिख रहा है, काफ़ी तरीके से अजीबोगरीब कैरेक्टर दिखा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आप उसके बारे में अगर आप टैक्सोनॉमी मान लो, आगे चल के वो पता चल पाता है कि वो इस कैटेगरी का जानवर है, तो सबसे पहले काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। आप किसी भी जानवर को देखें तो उसको आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे फर्स्ट नंबर पे तो यही आता है ना, शेर को देखते ही आप जान जाते हैं कि ये लायन है, तो ऐसे क्या होता है, मतलब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, देखते ही उसे आइडेंटिफाई कर लिया। तो जब भी कोई नया जानवर हम देखते हैं तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। अगला आता है कि अब हमने इसको आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब हम इसे किस क्लासिफिकेशन में रखेंगे, इसको किस ग्रुप में रखना है, सेकेंड स्टेप ये होता है। थर्ड स्टेप होता है नोमेनक्लेचर। अब हमने ये कर दिया, अब चलो इसका नाम रखते हैं, साइंटिफिक नेम वगैरह होते हैं, तो ये नेम वगैरह करने का काम किसी टैक्सोनॉमी में आता है। 3 चीज़ें होती हैं, आइडेंटिफिकेशन, आपने पहली बार किसी जानवर को देखा, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन करने का काम होता है सबसे पहला। दूसरा क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने के बाद इसे किस ग्रुप में रखना है, कौन सी फैमिली में रखना है, ये होता है क्लासिफिकेशन। और तीसरा उसका नाम रखना यानी कि उसका नामकरण करना है। आगे देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवधारियों को हमने कैसे कैसे वर्गीकरण कर रखा है। आइडेंटिफिकेशन तो हमने देख लिया, आइडेंटिफाई करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले हम किसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आता है वर्गीकरण, सेकेंड पॉइंट यानी क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या बताया है, कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने एक बुक लिखी हुई है सिस्टेमा नेचुरी नाम की। इसमें इन्होंने पूरे जीवधारियों को जो 2 जगतों में विभाजित किया हुआ है। इनके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीवधारी होते हैं इन्हें हम 2 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी थ्योरी का मतलब इन्होंने दिया, इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 2 जगत का वर्गीकरण। ठीक है, पूरे जीवधारी को इन्होंने 2 जगत में डिवाइड कर रखा है। आगे आप देखेंगे कि R.H. विटकर इन्होंने 5 जगत प्रणाली को दिया, और भी आगे हम देखेंगे कि 3 जगत प्रणाली दिए। तो कई सारे किंगडम क्लासिफिकेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज हम इसको यही समाप्त करते हैं। आने वाले समय में हम टैक्सोनॉमी के बारे में डिटेल्ड वे में अच्छे से स्टडी करेंगे। आज हमने कोशिका के बारे में पढ़ाई की, और कोशिका के बारे में यकीन मानिए इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और आपको बहुत ही अच्छे से आज सब समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, नोट्स बनाने से आपको बहुत ही अच्छे से याद होता जाएगा सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और अगर कोई सजेशन आपको देना है या आपको अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने आज पढ़ाया हो ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, और अपने ये हमारे जो चैनल है ई स्टडी विद अनिल सर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ इसको शेयर करते रहिए, और दूसरों से बोलिए कि इसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ये आपका अपना ही चैनल है, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए फिर वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।